आज का डिस्कसिंग टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इस डिस्कशन से पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि आप ये हमें बताएं, हालांकि आप इस जो बात आपसे रखना चाहूँगा, जो डिस्कस करूँगा, जिस बात को आपसे मैं जो पूछना चाहूँगा, आप उसको एक मनोरंजन में के रूप में लें, एक एंटरटेनिंग फैक्ट समझें। तो आप ये बताएं हमें कि जो एफर्ट है, जो मेरा प्रयास है, जो आपका प्रयास है, हम लोगों का प्रयास है, वो प्रयास कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है या स्केलर है? ये एक रखना चाहेंगे हम अपनी बात कि ये जो एफर्ट है, ये जो प्रयास है, इसको आप क्या मानते हैं? ये या तो स्केलर है या फिर वेक्टर। क्या है ये? तो ये एक बस जस्ट एंटरटेनिंग, आप इसको ऐसे समझें, लेकिन इसमें कुछ न कुछ लॉजिक है। और इसका जो अगर हम इसको समझें तो इससे कुछ न कुछ एक अर्थ निकलता है, जिसको हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, उसमें छुपे लॉजिक को समझना चाहिए और उसको हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। ध्यान देखिए, एफर्ट की हिंदी होती है प्रयास। हम लोगों का प्रतिदिन कुछ ना कुछ प्रयास होता रहता है। किसी भी काम को लेकर आप प्रयास करते हैं, सुबह से रात सोने तक। मैं प्रयास करता हूँ सुबह उठकर सोने तक। तो जो ये प्रयास है, ये प्रयास क्या है, इसे समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप अगर फोर्स की परिभाषा जानते हैं, आप ऑलरेडी अंडरस्टूड है डिफिनेशन ऑफ फोर्स, कि फोर्स इज ए पुश और पुल। बल क्या है? या तो एक पुश है, या फिर एक पुल है। या तो हम धक्का देते हैं या अपनी ओर खींचते हैं। अगर ये वस्तु है, अगर इस वस्तु को हम ऐसे कर रहे हैं, दैट इज पुश, एंड इधर की दिस इज पुल। तो ये एक बल है। बल की परिभाषा ये हमें पता है, ये अंडरस्टूड है कि बल दो तरह से है। कि एक तो कांटेक्ट फोर्स है और एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अगर इस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये वस्तु इधर की ओर जा रही है, ये कांटेक्ट फोर्स। लेकिन जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रमा जो है वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ सूर्य के चारों ओर भी घूमता है। तो ये जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जो अंडरस्टूड है, ये फोर्स तो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो इसका मतलब है कि फोर्स में एक प्रॉपर्टी डिजर्व करता है कि वो आपको, किसी ऑब्जेक्ट को, मैटर को कुछ वर्क करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, सपोज करिए कि कोई लेट राइजर है, वो देर से उठता है सुबह में, लेकिन अगर उसे 4 बजे सुबह में कोई ट्रेन पकड़नी हो तो उसको उठना पड़ता है, क्योंकि उसको ट्रेन पकड़नी है। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट सर्टेन फोर्स विच कॉजेज हिम टू मूव। ठीक है ना। अगर कोई भी काम हम तभी करते हैं जब उसके पीछे दो कारण होते हैं। या तो कोई करवाता है हमसे, या फिर खुद सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। जैसे कि किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को IAS बनना है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में किसी को जाना है। तो क्या होता है कि वहाँ भी एक मोटिवेशन काम कर रहा है, मोटिवेशनल फोर्स, वो भी तो एक फोर्स ही है। ठीक है ना। तो वहाँ पर आप कॉजिटिंग एजेंट का एग्जिस्टेंस आवश्यक है। ठीक है। तो अगर इस सिनेरियो को, इन पूरे को इंटायर वे में, एक इंटीग्रेटेड वे में सोचें, समग्र रूप से सोचें, तो हम महसूस करेंगे
ये जो एफर्ट है ये वेक्टर क्वांटिटी है। मैं फिजिकल सिनेरियो की बात नहीं कर रहा हूँ, बस आप इसको, मैं पहले ही कह चुका कि आप इसको एक एंटरटेनिंग फैक्ट के रूप में लें, ठीक है, लेकिन इससे हमें कुछ सीख लेनी है, ठीक है ना। तो ये एफर्ट जो है वो इस वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब अगर एफर्ट को हम, जो फर्स्ट लेटर है, जो कन्वेंशन चला रहा है कि ये जो फर्स्ट लेटर है उससे हम, अगर मान लीजिए एफर्ट को हम ई से डिनोट करते हैं, तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब है कि इसके पास ई का जो है कुछ ना कुछ सर्टेन मैग्नीट्यूड होगा और ये इसका यूनिट वेक्टर, यानी कि इसके पास मास है या अमाउंट है और डायरेक्शन भी है। ठीक है ना। तो एफर्ट एक वेक्टर क्वांटिटी के रूप में इसको हम लें, इसके पास अमाउंट भी है और डायरेक्शन भी है। अब देखिए स्टूडेंट्स कि कुछ स्टूडेंट्स किसी परीक्षा में अपने टारगेट को हिट करते हैं, कुछ लोग असफल हो जाते हैं, कुछ लोग अपने डेस्टिनेशन को पाते हैं और कुछ लोग नहीं पाते हैं। तो इसको आप इस तरह से समझें कि मान लीजिए कि एक पर्सन है जिसने एफर्ट का जो मैग्नीट्यूड है उसको 0 रखा है, मतलब उसने एफर्ट किया ही नहीं, तो डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं रख जाता है। अगर डायरेक्शन कुछ भी हो तो जो सक्सेस है वो उसका 0 होगा। ठीक है। चलिए, दूसरे कैटेगरी में वो लोग हैं जो मैग्नीट्यूड जो है ई का वो तो ग्रेटर देन 0 है, कुछ न कुछ मैग्नीट्यूड, कुछ न कुछ अमाउंट ऑफ एफर्ट लगाया, लेकिन उनका जो डायरेक्शन है वो सही नहीं है, नॉट प्रॉपर। तो भी क्या होगा, सक्सेस 0 होगा। ठीक है। तीसरे कैटेगरी के लोग कौन से होंगे? तीसरे कैटेगरी के लोग वो होंगे जिन्होंने एफर्ट ग्रेटर देन 0 तो किया, लेकिन जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उतना नहीं किया, जितना होना चाहिए रिक्वायरमेंट उतना एफर्ट नहीं किया, और उनका डायरेक्शन भी सही है, डायरेक्शन भी सही है, तो उनका भी सक्सेस 0 होगा, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए जो अमाउंट चाहिए उतना उन्होंने नहीं अप्लाई किया। चलिए, फोर्थ कैटेगरी में वैसे लोग आएंगे जिन्होंने, फोर्थ कैटेगरी की अगर हम बात करें तो फोर्थ कैटेगरी में वैसे लोग आएंगे जिन्होंने जो एफर्ट है यानी जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन 0 है, जो जितना रिक्वायर्ड चाहिए, जितना रिक्वायर्ड अमाउंट होना चाहिए इतना दिया उन्होंने, और डायरेक्शन भी प्रॉपर दिया, तो क्या होगा, वो लोग सफल हो जाएंगे। तो सफल होने के लिए न केवल सही डायरेक्शन जरूरी है एफर्ट का, बल्कि एफर्ट का जो अमाउंट है वो भी जरूरी है। आपको तब तक एफर्ट करना है जब तक कि आपका डेस्टिनेशन प्राप्त नहीं होता है, जब तक कि आपका गोल प्राप्त नहीं होता है। यानी कि आप अपने प्रयास में परजर्वरेंस लाना है आपको। मतलब अगेन एंड अगेन, अगेन अगेन रिपीटेशन, आपको एफर्ट लगाते रहना है, लगाते रहना है, लगाते रहना है, लगाते रहना है। कब तक? जब तक कि आपका टारगेट, आपका डेस्टिनेशन, आपका गोल ना पा जाए आप। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो किसी काम को असफलता मिलने के बाद भी 11 वर्षों तक कर सकते हैं? क्या? तो आंसर है कि बहुत लोग, बहुत कम लोग ऐसे होंगे, नहीं के बराबर, नगण्य मान लेते। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति थे
जिनका नाम था फैराडे, ठीक है ना, फैराडे। इन्होंने 11 साल तक प्रयास किया सिर्फ इस बात को देखकर कि जब 1820 में ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट ये बताया था कि अगर किसी भी कंडक्टर से आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वहाँ पर प्रोड्यूस होता है। सिर्फ इस बात को देखकर उन्होंने ये सोचा कि अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है तो ऐसा भी संभव है कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर दे। मतलब कि जब इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में एक रिलेशन है तो मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी में भी ठीक वैसा ही रिलेशन, दोनों में एक रिलेशन है, मतलब को एग्जिस्टेंस है। जहाँ इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ इलेक्ट्रिक करंट वहाँ मैग्नेटिज्म, तो जहाँ मैग्नेटिज्म वहाँ इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन संभव है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सोचते रहे और प्रयास करते रहे। सोचिए कि 1820 में ऑरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था। 1820 में जो ऑरस्टेड ने प्रयास किया था, इन्होंने क्या दिया था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस कंसेप्ट को देखकर, इस कंसेप्ट को समझकर 11 साल तक प्रयास करते रहे और एक बार वो क्या किए प्रयास, एक क्वाइल लिए, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक, सपोज कीजिए कि ये कोई सिलेंडर शेप का कोई वुडन पार्ट, वुडन सब्सटेंस है और इस पर एक इस तरह से टर्न दे करके, किसी तार का टर्न दे करके इसको क्वाइल, ठीक है, और ये एक वुडन पार्ट, और इसको इन्होंने एक डिवाइस है गैल्वेलोमीटर जो करंट मेजर करता है, उससे जोड़ दिया गया और यहां पर मैग्नेट रखा गया, ठीक है, ये मैग्नेट रखा गया। एक 11 साल तक प्रयोग करते रहे, सफलता नहीं मिली। ऐसा उनको महसूस, ऐसा नहीं पता लगा पाए कि भाई मैग्नेट है और ये कॉइल है तो क्या इसमें करंट पास होगा। अगर करंट पास होता, मान लीजिए गैल्वेलोमीटर की नीडल है, तो ये नीडल क्या है ना, इसमें नो डिफ्लेक्शन एट ऑल, यहाँ पर नो डिफ्लेक्शन, इसका मतलब क्या है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट जीरो, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास हो रहा है। तो जब 11 साल तक इस तरह से प्रयास करते रहे तो व्यक्ति हैं, झुंझलाहट तो होगी, और ये वो तो प्रेज वर्दी है, उनकी प्रशंसा जितनी की जाए कम है कि कोई व्यक्ति 11 साल तक परजर्वेंस करता रहे, परसिस्टेंस बना रहे, उसका रिपीटेशन ऑफ करता रहे। तो सोचिए उस इवेंट को रिपीटेशन होता रहे उस इवेंट का, तो फिर भी वो एक बार झुंझला गए और क्या किए कि गुस्से से उस फेंक दिए उसको। तो मैग्नेट और ये कॉइल जब दोनों को फेंके तो देखे क्या
अरे ये क्या हुआ, अब जो है थोड़ा सा तो ये तो डिफ्लेक्टेड हो गया भाई, ये डिफ्लेक्टेड हो गया, तो इसका मतलब है कि डिफ्लेक्शन हो गया, और अब करंट इज नॉट जीरो, मतलब अब करंट जो है यानी कि जो हम आई बोलते हैं, आई इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि अब करंट पास हो रहा है। तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए, अरे कमाल हो गया, और उनकी खुशी का ठिकाना रहा नहीं। आप अनुमान करिए उस व्यक्ति की खुशी का, मतलब मोर देन वर्ड्स कैन मेंशन, शब्द में वर्णन नहीं किया जा सकता है, इतने ज़्यादा खुश हो गए। और तब बार बार अनेक तरह से उसका रिपीटेशन उन्होंने किया, और तब उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया, एक थ्योरी उन्होंने दी, एक सिद्धांत दिया, जिसको कि हम फैराडे लॉज कहते हैं ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उस पर अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दो वर्ड से बना है, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, दूसरा इंडक्शन। इंडक्शन का की हिंदी होती है प्रेरण, और प्रेरण तो आप समझते हैं कि किसी से प्रेरणा लेकर, किसी को मोटिवेट करके, किसी को इंड्यूस करके, तो इंडक्शन बना उस, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर एक बात, उनकी जो मेन थ्योरी थी, उस थ्योरी को आप ऐसे समझें कि यहाँ पर सबसे मुख्य बात ये ध्यान रखने वाली बात है कि चेंज ऑफ स्टेट, यही उनका मेन प्रिंसिपल था। ठीक है, क्या है चेंज ऑफ स्टेट? कि चेंज ऑफ स्टेट को मतलब ये हमको पता है कि अगर चेंज ऑफ स्टेट होगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना होगी। ठीक है, इसका मतलब कि अगर चेंज नहीं है तो इस तरह की घटना नहीं है। और हमको पता है लॉ ऑफ इनर्शिया से भी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? देखिए, ये जो इनर्शिया है, हमें पता है इनर्शिया जो है ये है, एक तो स्टैटिक इनर्शिया और दूसरा है डायनामिक इनर्शिया। ठीक है, स्टैटिक, अगर वस्तु रेस्ट में है तो वो वस्तु रेस्ट में ही रहना चाहेगी। कब तक? जब तक कि कोई भी जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो। ठीक है, दूसरी बात कि जो डायनामिक इनर्शिया है वो तब तक मोशन में रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करे। तो यहाँ पर अगर ये चेंज होता है रेस्ट में या फिर मोशन में, तो जो ये चेंज है, अगर ये चेंज होगा, चेंज इन स्टेट, तो फिर इंडक्शन होगा। ठीक है, यही बेसिक प्रिंसिपल है। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि ये इस तरह से कॉइल है, ठीक है, और ये यहाँ पे इसमें एक गैल्वेलोमीटर लगा हुआ और अभी डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब अभी कोई डिफ्लेक्शन नहीं। अब मान लेते हैं कि ये एक मैग्नेट है, यहाँ पे ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अभी देखिए, मैग्नेट यहाँ है और ये जो कॉइल है वो यहाँ, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। इसका मतलब कि किसी तरह का कोई चेंज नहीं। क्लियर है? लेकिन हमें पता है कि ये जो, अच्छा हम इस पर बाद में बात करेंगे, फिलहाल आप ऐसा समझें कि अभी कोई चेंज नहीं है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, कोई करंट नहीं है। वो इससे प्रमाणित हो जाता है कि गैल्वेलोमीटर की जो नीडल है उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं। क्लियर है? चलिए, अब इसको हम मूव करते हैं इस तरफ,
तो इस कॉइल की तरफ जब मूव करते हैं तो अगर ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम में चेंज आता है, पूरे सिस्टम में चेंज आता है। अब उस पर मैं बाद में बात करता हूँ, पहले आप इसको ऐसे समझेंगे। मान लीजिए सिस्टम में चेंज आता है तो ये जो कॉइल है ये विरोध करेगा उस चेंज का, अपोज करेगा उस चेंज का। अभी मैंने बताया कि जो चेंज नहीं चाहिए, नो चेंज एट ऑल, यही बेसिक थ्योरी है कि अगर चेंज है, रिलेटिव चेंज नहीं होना चाहिए। अगर रिलेटिव चेंज होगा तो फिर इंडक्शन होगा। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये तो रेस्ट में है और इसको मोशन में लाए तो क्या होगा, इसमें जो हम कुछ ना कुछ चेंज ला रहे हैं सिस्टम में, तो ये चाहेगा कि ये नॉर्थ पोल मेरी तरफ नहीं आए, यानी ये मैग्नेट मेरी तरफ नहीं आए। तो ये मैग्नेट मेरी तरफ नहीं आए तो इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके करीब है, तो ये चाहेगा कि मेरी तरफ नॉर्थ, यानी इस मैग्नेट को आने से रोके। तो आप बताइए स्टूडेंट्स कि किस तरह से हम रोक सकते हैं इसको। तो आंसर है कि हम अंडरस्टूड है ये चीज़, हम जानते हैं अच्छी तरह से कि जो सेम सिमिलर पोल होता है, अगर नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, तो क्या होगा, अगर ये भी नॉर्थ पोल, ये भी नॉर्थ पोल, तो रिपल्सन होगा। अगर ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है तो अट्रैक्शन होगा। तो इसको भी नॉर्थ पोल बनना पड़ेगा, तब क्या होगा कि यहाँ पर ये नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ पोल में रिपल्सन होगा, तो जो ये मैग्नेट है वो इसकी तरफ नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए इसको बनना पड़ेगा नॉर्थ पोल। और ये नॉर्थ पोल बनेगा कैसे, तो ध्यान दीजिए कि जब हम नॉर्थ पोल के लिए क्या करते हैं, करंट का जो डायरेक्शन होगा, देखिए ध्यान से समझिए, किसी भी, यहाँ पर सर्कुलर लूप है, ये सारा सर्कुलर लूप है, देखिए ये सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप है। तो ये जो सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप है, ठीक है ना। इस सर्कुलर लूप में हमको पता है कि अगर हम इस तरह से, देखिए अगर आप क्लॉकवाइज लेते हैं इस तरह से, तो अगर इस तरह से करंट का ले रहे हैं, हम इस तरह से मेजर कर रहे हैं, तो जो थंब का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा और वो नॉर्थ पोल को पॉइंट करेगा। ठीक है, और जब हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे होते हैं, सपोज कीजिए कि इस तरह से ले रहे हैं, तो भी थंब इस तरफ नॉर्थ को पॉइंट करेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो पॉइंट, यहाँ जो डायरेक्शन होगा कुछ, वो देखिए कैसा होगा, ये देखिए आप इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। देखिए ये कब हो रहा है, जब ये मोशन में हो रहा है, और अब ये चुंबकीय जो मैग्नेटिक, ये जो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो अब डिफ्लेक्टेड होके कुछ इस तरफ दिखाएगी, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दिखलाएगी अब। ठीक है, ऐसा क्यों कि जब अब करंट को अगर हम इस तरफ से व्यू करें, देखिए करंट के डायरेक्शन को अगर हम इस तरफ से व्यू करते हैं, इधर से देखते हैं, तो ये कैसा है, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट होगा, फ्लो होगा करंट, तो इधर होगा नॉर्थ पोल। ठीक है ना, क्लियर। तो ये इस तरह की बातें होंगी, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं किसी भी तरह से। अगर आप इधर से देखें तो आपको ये दिख रहेगा कि ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, आप किसी भी तरह से देख सकते हैं। अगर आप सपोज करिए कि एक तो राइट हैंड रूल आपको पता ही है, और भी किसी तरह से मैंने जितना रूल प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप किसी को भी अप्लाई करें तो आप यही पाएंगे कि इस साइड जो है वो नॉर्थ पोल होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे उस वीडियो को आप जाके विजिट उसको देखिए, और उस वीडियो को देखने के बाद आपका इस जो डायरेक्शन से रिलेटेड जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल आप ऐसा समझें कि यहाँ ये नॉर्थ पोल हो गया और ये डिफ्लेक्टेड हो गई नीडल इस तरफ से, यानी कि ये क्या किया, उसका जो है ना वो अपोज किया। किसका अपोज किया, चेंज का। ठीक है, चलिए अब जब यहाँ आ जा रहा हो, तो सपोज करिए कि आपके फैमिली में
कोई रिलेटिव्स आने की सूचना मिलती है। सपोज कीजिएगा आपका एक सिंगल स्टडी रूम है और आप उसमें अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते हैं, आपको मालूम चला कि भाई मेरा जो है कोई जो रिश्तेदार हैं आने वाले, मेरे हम उम्र के बच्चे भी आने वाले हैं, तो थोड़ा सा आप डिस्कम्फर्ट फील कीजिएगा, अरे वो मेरा रूम शेयर करेगा, मेरी पढ़ाई बाधित होगी। लेकिन जब वो बच्चा, जब वो आपका जो भाई है, आपकी जो बहन है, वो जब आ जाती है तो कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि आप उससे इतने घुल मिल जाते हैं कि जब उसके जाने का दिन आता है, जब उसका डिपार्चर का टाइम आता है, तो फिर आप उदास हो जाते हैं। अब सोचते हैं, उस समय आप चाह रहे थे कि वो आए नहीं, और अब आप सोचिएगा कि वो जाए नहीं, यानी कि अब आपको उससे इतने घुल मिल गए हैं कि आप चाहते ओह एक दिन और रुक जाते, अच्छा कम से कम आज भर रुक जाओ। तो इसका मतलब अब आप उसको जाने देना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ देखिए, ये नॉर्थ पोल जब इसकी तरफ आ रहा है तो ये विरोध कर रहा है। अब जब इसकी तरफ आ गया और इसकी तरफ से जाना चाहेगा, अब मान लीजिए कि ये आ तो गया यहाँ, मान लीजिए कि ये आ तो गया यहाँ, अब देख रहा है तुम विरोध कर रहे हो भैया, तो चलो हम चले जाते हैं। तो जब जाने लगेगा तो क्या होगा? जब जाने लगेगा तो इसको रोकना होगा कि भैया रुको रुको रुको। तो कैसे रोकेगा? तो उसको रोकने का तरीका है कि हमको पता है कि जो डिफरेंट पोल होता है, डिफरेंट नेचर का, अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है तो अट्रैक्शन होगा। तो ये अपने आप को साउथ बना लेगा, ये अपने आप को साउथ बनाना चाहेगा, ठीक है। और ये साउथ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? करंट के डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये करंट का जो डायरेक्शन है वो चेंज करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। करंट का डायरेक्शन अब चेंज करना होगा इसको, और अब ये निडल इस तरफ इधर डिफ्लेक्टेड हो जाएगी। मतलब अब जो ये निडल हो जाएगी किस तरफ हो जाएगी? ये हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। समझ में आई बात? तो क्या हम लोग देखें कि भाई इट अपोजेस टू चेंज, अपोज करता है चेंज होने का, चेंज नहीं चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। जो स्टेट है उसको आप मेंटेनेंस चाहता है, वो स्टेट ही मेंटेन्ड रहना चाहिए, वो एक पूरा सिस्टम चाहता है। इस पर मैं और आगे बताऊंगा इसका लॉजिक ऐसा होता क्यों है। ये अपने मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद जो ये जब फ्लक्स की चर्चा करेंगे तब बताएंगे। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अभी क्या है ना, यहाँ इस पोजीशन में है तो कम फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रहा है, जैसे जैसे इसके करीब आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो इसको क्रॉस करेगा, तो फिर जो है वो क्या होगा ना कि जो चेंज इन फ्लक्स लाइंस होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा और वो फिर करंट जनरेट करता है। अभी इस पर मैं बाद में चर्चा करूँगा, फिलहाल आप ऐसा समझें कि ये चेंज का विरोध करता है। अगर नज़दीक आएगा तो ये क्या बनना, नॉर्थ पोल बनना चाहेगा, और दूर जाने का प्रयास करेगा तो ये साउथ पोल बनेगा। करंट का डायरेक्शन चेंज होगा और जो डिफ्लेक्टिव जो प्रॉपर्टी है निडल की वो भी चेंज हो जाएगी। क्लियर है? तो ये जो घटना होती है और ये इसके नज़दीक आने से जो इसमें एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा, EMF कहते हैं उसको शॉर्ट में, EMF, ये है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। देखिए ये नाम फोर्स का है लेकिन ये फोर्स है नहीं, ये एनर्जी है। ये EMF भी इसको हम शॉर्ट में कहते हैं और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा। तो जितना ज़्यादा तेज आता जाएगा उतना ज़्यादा EMF बढ़ता जाएगा। जब इसके करीब आएगा तो फिर लाइंस बढ़ेगा और जब दूर जाएगा तो फिर लाइंस घटेगा। और आप याद रखें कि अगर ये सर्किट EMF जनरेट हुआ और अगर इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड EMF, क्या कहते हैं इसको? इंड्यूस्ड EMF।
इंड्यूस्ड ईएमएफ, और अगर हम इसको किसी सर्किट को क्लोज करते हैं, किसी चीज़ से जोड़ते हैं, किसी डिवाइस से, गैल्वेनोमीटर से, तब ये इंड्यूस्ड करंट, जो करंट फ्लो होता है उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो ये कंसेप्ट है इंड्यूस्ड ईएमएफ का और इंड्यूस्ड करंट का। और जो ये घटना होती है, ये जो फिनोमिना है, उस फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। तो अगर हम एक सेंटेंस में इसकी परिभाषा, इसको डिफाइन करना चाहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज ए फिनोमिना विच अकर्स इन या हैविंग चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक घटना है जो तब होती है जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज होता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज ए रिक्वायर्ड फिनोमिना इन विच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंजेस। क्लियर? एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूसेस। ओके। अब इसमें कुछ बातें हैं, आप ध्यान दें। ये मान लीजिए कि आप मैग्नेट, और ये मानिए कि आपका जो है वो कॉइल है। तो देखिए, एक स्थिति होगी कि ये कॉइल स्थिर है और आप मैग्नेट को इसकी तरफ ला रहे हैं, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा और फिर इंड्यूस्ड करंट भी आपको प्राप्त होगी। चलिए, दूसरी स्थिति, आपका मैग्नेट स्थिर है और आप उस कॉइल को उसकी तरफ ला रहे हैं, तब भी वैसी ही स्थिति होगी। ठीक है। या तीसरी स्थिति, आपका मैग्नेट भी इधर आ रहा है और आपका कॉइल भी इधर आ रहा है। ध्यान दीजिए। तो ये तीन स्थिति में इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जनरेट करेगा, और अगर सर्किट क्लोज्ड है तो इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस होगी, फ्लो होगी, इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो होगी। लेकिन दो स्थितियों में ऐसा नहीं होगा। कौन कौन सी दो स्थिति है? आपका मैग्नेट और ये कॉइल रेस्ट में, देयर इज नो रिलेटिव मोशन। ठीक है ना, दोनों में किसी का रिलेटिव मोशन किसी में है ही नहीं। चलिए, दूसरी बात कि अगर इसका डायरेक्शन और इस मैग्नेट का डायरेक्शन भी एक ही दिशा में, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है दोनों का, मतलब इसकी वेलोसिटी भी अगर v मीटर पर सेकेंड है और इसकी भी वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड है और दोनों का डायरेक्शन एक ही है, ये भी इस तरफ, ये भी इस तरफ, तो याद रखिए यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी जो है, ये इसमें हम लोग जो कंसिडर करेंगे उसके अनुसार यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर चेंज हो ही नहीं रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, और जब इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा तो इंड्यूस्ड करंट भी नहीं होगा। क्लियर? दूसरी बात कि अगर हम इसके मोशन को, मतलब इसको ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे मैग्नेट को, तो ज़्यादा से ज़्यादा ईएमएफ मिलेगा। या फिर इसके भीतर में कोई भी, मान लीजिए कि हम सॉफ्ट आयरन दे देते हैं और नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देते हैं, तो फिर जितना जो वेलोसिटी इसकी थी, जितना अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इसकी थी इस मैग्नेट की, उतने ही अमाउंट में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा पहले की तुलना में ज़्यादा होगा। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो ये सारी बातें हैं स्टूडेंट्स, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करिए और मैं आपके डाउट को सॉर्ट आउट कर दूंगा। ऑल द बेस्ट।